नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है सक्सेस मंत्रा बाय दीपक राय। आज मैं आप सभी के लिए जीके और जीएस किट से रिलेटेड टॉप 25 क्वेश्चंस लेके आई हूँ। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा ताकि आपके लिए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे आपके रिवीजन हो सके एंड आप अपना चेक कर सकिए कि जीएस में आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो चलिए आज के प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है, भारत का संविधान भारत का, यानी इसमें भारत के संविधान के बारे में बताया जा रहा है कि ऑप्शन ए राज्यों का समूह घोषित करता है, अर्धसंघ घोषित करता है, राज्य व केंद्रीय क्षेत्रों का संघ घोषित करता है या फिर आंशिक रूप से एकात्मक है। तो आपको याद रखना है कि जो भारत का संविधान है वह राज्य व केंद्रीय क्षेत्रों का संघ घोषित करता है, राज्य व केंद्रीय क्षेत्रों का संघ घोषित करता है, क्योंकि भारत के संविधान का अनुच्छेद जो 1 है भारत को राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों का संघ बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपसे कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार का होता है, यानी भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन हमारे देश में कैसे होता है ये आपको बताना है। तो ऑप्शंस दिए हुए हैं, वह केवल राज्यसभा के सदस्यों द्वारा चुना जाता है, वह संसद के दोनों सदनों से संबंधित सत्र में चुना जाता है, वह सीधे जनता द्वारा चुना जाता है या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राष्ट्रपति के संबंध में ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो राष्ट्रपति का निर्वाचन है भारत में वह संसद तथा राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा होता है, जो कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व में होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपसे कह रहा है कि केशवानंद भारती केस का महत्व इसलिए है, केशवानंद भारती केस का महत्व किस संबंध में है ये आपको बताना है। उसने कार्यपालिका के उद्देश्यों को दरकिनार कर दिया, उच्चतम न्यायालय ने संविधान की मूल विशेषताओं को प्रतिपादित किया, उसने संघीय सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है जो केशवानंद भारतीय केस था वह इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने संविधान की मूल विशेषताओं को प्रतिपादित किया। और केशवानंद भारती केस कब हुआ था, 1973 में हुआ था। कब हुआ था केशवानंद भारती केस, 1973 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहा है कि मानव शरीर में पाचन के संबंध में लाइपेज जो है किससे स्रावित होता है, आमाशय, यकृत, अग्न्याशय या फिर बड़ी आंत। तो आपको याद रखना है कि मानव शरीर में पाचन के संदर्भ में जो लाइपेज होता है वह जो है अग्न्याशय से स्रावित होता है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी अग्न्याशय। और साथ ही साथ आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि अग्न्याशय जो है वह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी क्या है, ग्रंथि है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कह रहा है कि अर्धचालक में उपयुक्त विशुद्धताओं को मिलाने को क्या कहते हैं, यानी अर्धचालक में जो विशुद्धताओं को मिलाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं। तो ऑप्शंस दिए हुए हैं, स्नेहत, मिश्रण, तनुक या फिर रूपर। तो आपको याद रखना है कि अर्धचालक में जो विशुद्धताओं को हम मिलाते हैं उसे हम स्नेहत कहते हैं। क्या कहते हैं, स्नेहत कहते हैं। स्नेहत को इंग्लिश में हम कहते हैं डोपिंग। क्या कहते हैं, डोपिंग, DOPING, डोपिंग। कभी कहीं एक ऑप्शन में आपको डोपिंग मिलता है तो आपको डोपिंग जो है करेक्ट कर देना है। अर्धचालक में उपयुक्त विशुद्धताओं को डोपिंग कहा जाता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कह रहा है कि वातावरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्सर्जन पर प्रतिबंध लगाने संबंधी प्रथम प्रोटोकॉल कहाँ बना था, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्सर्जन पर प्रतिबंध लगाने संबंधी पहला प्रोटोकॉल था वो कहाँ पर बना था, मॉन्ट्रियल, जेनेवा, ओसाका या फिर फ्लोरिडा। तो आपको याद रखना है कि वातावरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन के लिए जो प्रोटोकॉल बना था वह कहाँ पर बना था, मॉन्ट्रियल में। कहाँ पर बना था, मॉन्ट्रियल में। और मॉन्ट्रियल कहाँ पर स्थित है, तो आप कहेंगे मॉन्ट्रियल कनाडा कंट्री में स्थित है। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था, तो वो भी आप याद रखिए कि 1997 को हुआ था। कब हुआ था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपका 1997 को हुआ था। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कह रहा है पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं, यानी पर्यावरण के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं ये आपको बताना है। ऑप्शन ए पेड़ पौधे जीव जंतु, रिश्ते नाते या फिर संस्कृति, ऑप्शन सी मकान सड़कें या पूजा, या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो आपको याद रखना है कि पर्यावरण के अंतर्गत आपकी सारी चीजें आती हैं, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी।
चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे कह रहा है कि भिलाई इस्पात संयंत्र किसकी मदद से स्थापित किया गया, यानी भिलाई इस्पात संयंत्र को स्थापित करने में किस देश की मदद ली गई थी, ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शंस दिए हुए हैं यूके, रूस, यूएसए या फिर जर्मनी। तो आपको याद रखना है कि भिलाई इस्पात संयंत्र जो है वह किसकी मदद से स्थापित हुआ था, रूस की मदद से स्थापित हुआ था। किसकी मदद से, रूस की मदद से स्थापित हुआ था। वह भी किस वर्ष में स्थापित हुआ था, तो 1955 में भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना रूस की मदद से की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे कह रहा है भारतीय कृषि में जुलाई से अक्टूबर नवंबर तक की अवधि को क्या कहते हैं, यानी जुलाई से अक्टूबर नवंबर के टाइम पीरियड को एग्रीकल्चर में हम क्या कहते हैं। ऑप्शंस दिए हुए हैं रबी का मौसम, खरीफ का मौसम, खरीफ पूर्व मौसम या फिर मंदी का मौसम। तो आपको याद रखना है कि इंडियन एग्रीकल्चर में जुलाई से लेकर अक्टूबर नवंबर के महीने को हम खरीफ का मौसम कहते हैं। किसका मौसम कहते हैं, खरीफ का मौसम। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, खरीफ का मौसम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे कह रहा है कि निम्न के बारे में विचार कीजिए, यानी इसका जो आंसर है वो आपको कूट की मदद से देना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न के बारे में विचार कीजिए। ऑप्शंस दिए हुए हैं विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी या फिर विटामिन डी। और पूछा जा रहा है कि उपरोक्त में कौन जल में घुलनशील है। तो आपको पता होगा कि विटामिन बी और विटामिन सी क्या है, जल में घुलनशील हैं। तो यानी इसका जो कूट की मदद से हम क्या आंसर देंगे, ऑप्शन नंबर सी, जिसमें 2 और 3 आपका दिया हुआ है। विटामिन बी और विटामिन सी क्या है, जल में घुलनशील है। और विटामिन ए और डी की बात करें तो यह किस में घुलनशील है, वसा में घुलनशील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे कह रहा है क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है, यानी क्योटो जैसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्सर्जन से संबंधित था, वैसे ही आपसे पूछ रहा है कि क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है। नस्ल संरक्षण से, जलवायु परिवर्तन से, आर्द्र भूमि संरक्षण से या फिर औषधीय पौधे से। तो आपको याद रखना है कि क्योटो प्रोटोकॉल जो है वह जलवायु परिवर्तन से संबंधित था। साथ ही साथ हम आपको इसके बारे में एक चीज़ और बता दें कि क्योटो जो है वो जापान का एक नगर है, यानी जापान की एक सिटी की बात की जा रही है क्योटो के बारे में, जहां पर दिसंबर 1997 में, कब, दिसंबर 1997 में क्या हुआ था, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था और वहां पर जलवायु परिवर्तन के बारे में बात की गई थी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे कह रहा है रक्त समूह यानी जो ब्लड ग्रुप होता है, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, विलियम हार्वे या फिर लैंड स्टीनर या फिर पालोव। तो आपको याद रखना है कि जो हम ब्लड ग्रुप हर टाइम पूछते हैं कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है, इसके जो खोज करता थे वो कौन थे, लैंड स्टीनर थे। लैंड स्टीनर ने 1991 में, कब, 1991 में पता लगाया था कि ब्लड ग्रुप की खोज हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे कह रहा है एरिया ऑफ डार्कनेस, क्या, एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक कौन है। विक्रम सेठ, मोहन सुंदर रंजन, के.एम. पडिक्कर या फिर वी.एस. नायपॉल। तो आपको याद रखना है कि एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक जो हैं वो कौन है, आपके वी.एस. नायपॉल। कौन है, वी.एस. नायपॉल इज द राइट आंसर, जिन्होंने क्या लिखा है, एरिया ऑफ डार्कनेस लिखा है। नेक्स्ट जो आपका पिछला क्वेश्चन अभी गया लैंड स्टीनर का, लैंड स्टीनर में आप सन अपना करेक्ट कर लीजिए। 1901 में रक्त समूह की खोज हुई थी। कब हुई थी, 1901 में ब्लड ग्रुप की खोज हुई थी। इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है। आयकर, उपहार कर, संपत्ति कर या फिर बिक्री कर। तो मैं आपको बता दूं कि प्रत्यक्ष कर जो होता है वो हमसे सीधा ले लिया जाता है, डायरेक्ट हम उस टैक्स को पे करते हैं। और जो अप्रत्यक्ष कर होता है वह डायरेक्ट ना होकर के इनडायरेक्ट पे होता है। तो आपसे पूछ रहा है कि इसमें से प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है, यानी इन चारों में से कौन ऐसा है जो कि अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। तो ऑप्शंस दिए हुए आपके आयकर, उपहार कर, संपत्ति कर या फिर बिक्री कर। तो आपको याद रखना है कि बिक्री कर जो है वो क्या है, प्रत्यक्ष कर का उदाहरण ना होकर के अप्रत्यक्ष कर आपका है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे कह रहा है डिब्रूगढ़ शहर किस नदी के तट पर स्थित है, यानी डिब्रूगढ़ शहर कहाँ पर स्थित है, सिंधु, तीस्ता, ब्रह्मपुत्र या फिर मेघना, या मतलब इन चारों नदियों में से किस नदी के तट पर डिब्रूगढ़ स्थित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। डिब्रूगढ़ जो है वह ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है और साथ ही साथ ये गुवाहाटी असम में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, गुवाहाटी असम में है। और किस नदी के तट पर है, तो वो आपको याद रखना है, ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से रक्त समूह को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, यानी जो सर्वदाता है उसे हम किस ब्लड ग्रुप को कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए बी, ए बी या फिर ओ, यानी इनमें से कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप है जिसको कि यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, यानी सर्वदाता कहा जाता है। तो आपको पता होगा कि ऑप्शन नंबर डी, यानी जो ब्लड ग्रुप ओ होता है हमारा, वह जो है सबको ब्लड देने में कैपेबल होता है, इसीलिए हम ब्लड ग्रुप ओ को क्या कहते हैं, यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। और अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर सी की, इसे हम सर्वग्राही कहते हैं। क्या कहते हैं, सर्वग्राही कहते हैं, यानी और जो ब्लड ग्रुप आपका ए बी होता है यह सब सारे ब्लड को कैपेबल कर लेता है एक्सेप्ट करने में, और ओ जो है वो यूनिवर्सल डोनर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे कह रहा है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता जी शंकर कुरूप किस भाषा के साहित्यकार थे, यानी इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि जी शंकर कुरूप जिन्हें कि भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिल चुका है, वह किस भाषा के साहित्यकार हैं, हिंदी साहित्य के, बांग्ला साहित्य के, मलयालम साहित्य के या फिर कन्नड़ साहित्य के। तो आपको याद रखना है कि जी शंकर कुरूप जो है वह मलयालम साहित्य के साहित्यकार थे, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, मलयालम साहित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है, ये आपको बताना है कि मैग्नेटिक मेरिडियन जो है वह क्या होता है। तो आपको बताना है कि पृथ्वी की भूमध्य रेखा के समांतर होता है, अक्षांश है, पृथ्वी के भौगोलिक उत्तर और भौगोलिक दक्षिण को जोड़ने वाली रेखा है, या फिर पृथ्वी के मैग्नेटिक उत्तर और दक्षिण से गुजरने वाला क्षेत्र है। तो आपको याद रखना है कि जो आपका मैग्नेटिक मेरिडियन होता है वह पृथ्वी के उत्तर और दक्षिण से गुजरने वाला क्षेत्र होता है, यानी मैग्नेटिक मेरिडियन का संबंध पृथ्वी के मैग्नेटिक उत्तर और दक्षिण से गुजरने वाला क्षेत्र होता है। और क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वी के मैग्नेटिक उत्तर और दक्षिण से गुजरने वाला क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 आपसे कह रहा है जो प्रोग्राम एक सिस्टम के फंक्शन को दूसरे सिस्टम पर नकल करेगा उन्हें हम क्या कहते हैं, एम्यूलेटर, सिम्युलेटर, इवैल्यूटर या फिर पीसीबी। तो आपको याद रखना है कि एम्यूलेटर जो होता है वह एक प्रोग्राम के सिस्टम के फंक्शन को दूसरे सिस्टम पर नकल करता है, उसे हम क्या कहते हैं, एम्यूलेटर। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, एम्यूलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे कह रहा है निम्नलिखित महाजनपदों में से उज्जैन किसकी राजधानी है, यानी इन महाजनपदों में से उज्जैन जो है वह किसकी राजधानी है। और साथ ही साथ उज्जैन जो है वह मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। तो ऑप्शंस दिए हुए मल्ल, अंग, अवंती या फिर कौशल। तो आपको याद रखना है कि जो अवंती राज्य था, अवंती की राजधानी क्या थी, उज्जैन थी, अवंती की राजधानी उज्जैन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 आपसे कह रहा है कि गुगली शब्द किस खेल से संबंधित है, यानी गुगली वर्ड का यूज़ हम किस गेम में करते हैं, ये आपको बताना है। क्रिकेट, फुटबॉल, गोल्फ या फिर हॉकी। तो जितने भी क्रिकेट लवर्स होंगे उन्हें तो ये चीज़ बहुत ही अच्छे से पता होगी कि गुगली का वर्ड का यूज़ हम कहाँ करते हैं, क्रिकेट में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 आपसे कह रहा है कि ट्रांसफार्मर किससे काम करता है, ट्रांसफार्मर किससे काम करता है, केवल प्रत्यावर्ती धारा से, केवल दिष्ट धारा से, AC और DC दोनों से, या फिर किसी भी सिग्नल से। तो आपको याद रखना है कि जो ट्रांसफार्मर होता है वह केवल प्रत्यावर्ती धारा से काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 आपका रिपीटेड है कि जो प्रोग्राम एक सिस्टम के फंक्शन को दूसरे सिस्टम पर नकल करेगा उन्हें क्या कहते हैं। तो अभी मैंने आपको इसका आंसर बताया, एम्यूलेटर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गुगली, ये भी रिपीटेड है। गुगली वर्ड किससे संबंधित है, गुगली वर्ड आपका क्रिकेट से संबंधित है। और आ जाते हैं इस वीडियो के सबसे लास्ट क्वेश्चन पे। सबसे लास्ट क्वेश्चन है आपका यज्ञ सूत्र निम्न में से किस वेद में है, यानी यज्ञ सूत्र के बारे में अगर हम बात करें कि इसका उल्लेख हमें किस वेद में मिलता है, तो ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद या फिर अथर्ववेद। तो आपको याद रखना है कि यज्ञ सूत्र का संबंध यजुर्वेद से है। किससे है, यजुर्वेद से इसका संबंध
संबंध है। और यजुर्वेद में किसके बारे में वर्णन है? तो यजुर्वेद में कर्म कांडों के बारे में वर्णन मिलता है। किसके बारे में? यजुर्वेद में कर्म कांडों के बारे में वर्णन मिलता है। तो आज की इस जीके की वीडियो में हमने आपको टॉप 25 क्वेश्चंस को कवर करवाया है। एंड अगर आपको ये क्वेश्चंस जो है हमारे हेल्पफुल लग रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।